जय हिंद, नमस्कार। मैं अंबर जैदी स्वागत करती हूँ आप सबका एक बार फिर से हमारे आज के कार्यक्रम में। दोस्तों, वेस्ट बंगाल की सियासत एक बार फिर से हाई वोल्टेज क्राइसिस में है और ममता बनर्जी की जो अगुवाई वाली ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस है उसको चुनावी झटका लगा है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि कुर्सी सच में जा रही है या फिर पावर का जो गेम है अभी भी कंट्रोल में है, क्योंकि रिपोर्ट्स आ रही है सामने और उनके मुताबिक हार के बाद भी जो चीफ मिनिस्टर है वो तुरंत रिजाइन करने के मूड में नहीं है। और उनका ये हम सब जानते हैं कि ये तो कॉन्स्टिट्यूशनल कंपल्शन है, लेकिन फिर भी क्या जो नई सरकार है वो फॉर्मली जब तक नहीं बनती है तब तक तो एक मतलब कार्य थोड़ा सा समय के लिए उनको चुना जाता है, लेकिन फिर भी वो इस तरह से अड़ी हुई है। वो कहती है कि नहीं देंगे, लेकिन बंगाल का जो पॉलिटिकल नैरेटिव है वो सिर्फ कानूनी प्रोसेस के तक सीमित नहीं है। लेकिन क्या ये नैरेटिव वॉर है, ब्लेम गेम है, या लेजिटिमेसी की लड़ाई बन चुकी है? क्या करना चाह रही है इसको थोड़ा सा विस्तार से समझेंगे, क्योंकि इतने सारे कॉम्प्लेक्स जो पैंतरे आजमा रही है इसको समझने के लिए एक एक्सपर्ट की आवश्यकता है। और उस पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद है ओमकार जी। ओमकार जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जय हिंद, नमस्कार। नमस्कार आपके दर्शकों को भी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ओमकार जी, एक तरफ तो टीएमसी का आरोप है कि इलेक्शन कमीशन जो है प्रोसेस में एजेंसीज का रोल जो है वो क्वेश्चनेबल रहा है, फिर एसआईआर, और ये दूसरी तरफ बीजेपी का इशू पब्लिक मैंडेट वर्डिक्ट शायद वो एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे। लेकिन मैं आपसे कुछ चीजें समझना चाहूंगी सबसे पहले, क्योंकि मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि वो आखिर करना क्या चाह रही है। क्या ममता बनर्जी जो है वो रिजाइन ना करना सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसेस है या फिर कोई पॉलिटिकल स्ट्रेटेजी है? और अगर मैंडेट यहाँ पर क्लियर है तो फिर पावर ट्रांजिशन में क्यों डिले की बात हो रही है? अगर डिफीट एक्सेप्ट करने में हेजिटेशन है या फिर ये नैरेटिव कंट्रोल करने की कोशिश है, इनमें से क्या है? मैं आपसे समझना चाहती हूँ। 5 राज्यों में एक साथ चुनाव हुए हैं, तमिलनाडु, पुडुचेरी, केरल, असम, पश्चिम बंगाल। बाकी के 4 राज्यों में तो कहीं कोई बवाल नहीं है। तमिलनाडु में भी सत्ता परिवर्तन हुआ है। एम.के. स्टालिन ने सीधे गवर्नर से मुलाकात की, अपना रेजिग्नेशन दे दिया। उनको कोई परेशानी नहीं है रिजाइन करने में और अपनी हार एक्सेप्ट करने में। दोनों ही बातें हैं। पहले जो जनता ने आदेश दिया है कि भई अब ठीक है, आपकी सेवाएं हो गई, अब आप बाहर जाइए, अब हम दूसरों को मौका दे रहे हैं, वो सेवा करेंगे। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, जो आपका आदेश शिरोधार्य, मैं इस्तीफा दे रहा हूँ, मैं बाहर जा रहा हूँ। असम में लगातार तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है। वहाँ भी प्रोसेस शुरू हो गया है। जो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं नितिन नवीन, उन्होंने पूर्व अध्यक्ष जेपी नड्डा को और हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी को पर्यवेक्षक और सह पर्यवेक्षक के तौर पर नियुक्त किया है। वो वहां जाएंगे, विधायक दल की मीटिंग होगी, नया नेता चुना जाएगा, मुख्यमंत्री पर शपथ लेगा, रास्ता साफ हो जाएगा। इसी तरीके से पुडुचेरी में भी होगा। केरल में कांग्रेस के नेतृत्व वाला यूडीएफ सत्ता में आ रहा है, एब्सोल्यूट मेजोरिटी लेकर के आ रहा है। तो राहुल गांधी को वहां तो कोई परेशानी नहीं है, वहां तो वोटों की गड़बड़ी नहीं हुई है, वहां तो वोटों की चोरी नहीं हुई है। पश्चिम बंगाल में हुई है, क्योंकि पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी बहुत करारी शिकस्त पाने के बाद वो कहते हैं ना कि दिल और दिमाग पर कुछ ज्यादा ही असर हो गया है। 80 सीटों पे सिमट गई बेचारी जनता। अंबर जी, हम किसी घर में अगर 1 साल भी रहें, 2 साल भी रहें, ये तो 15 साल से इस घर में है, तो इसकी दरों से, दीवारों से, दरवाजों से, पर्दों से, सोफों से, सबसे इनको बड़ा लगाव हो गया है, दिली लगाव हो गया है। और जिस कुर्सी पर बैठी हैं, ये 15 साल से इसी कुर्सी पर जमी बैठी है, तो चिपक गई हैं। इतना मजबूत कोई फेविकोल टाइप लगाया फेविकोल है जी, फेविकोल का जोड़ लगा कि है। वो कुर्सी से हिल नहीं पा रही हैं। उनकी मजबूरी है, अब क्या करें। जहां तक संवैधानिक, कानूनी और राजनीतिक पहलुओं का प्रश्न है, जी। तो आमतौर पर किसी में गैरत होती है, कोई शर्मदार होता है, कोई परंपराओं का अगर लिहाज करता है, अनुसरण करता है, तो जैसे ही जनादेश मिलता है, जनता का जो भी आदेश है उसको शिरोधार्य करता है,
सीधे गवर्नर हाउस जाता है, अपने पद से इस्तीफा सौंप देता है। लेकिन आप अगर डिनायल मूड में हैं, आप बात तो लोकतंत्र की और संविधान की करते हैं, लेकिन आपके कारनामे सारे संविधान और लोकतंत्र विरोधी हैं। आप ना इस देश के सुप्रीम कोर्ट को मानेंगे, वहां भी आप एक काला शॉल ओढ़ करके बहस करने के लिए सीजीआई के कोर्ट में पहुंच गई थी। ना आप मुख्य चुनाव आयुक्त को, चुनाव आयोग को कुछ मानने को तैयार हैं, ना आप प्रधानमंत्री को प्रधानमंत्री मानने को तैयार, गृह मंत्री को गृह मंत्री मानने को तैयार। जो केंद्रीय बल वहां पर काम कर रहे थे, उनको आप गाली दे रही हैं, उनको आप कोस रही हैं कि उनके अधिकारियों ने मुझे पीछे से लात मारी, मुझे धक्का दे करके बाहर निकाल दिया। इससे बड़ा झूठ और क्या हो सकता है? फिर कहती हैं कि वो सीसीटीवी बंद कर दिए गए थे जब लात मारी गई थी। तो आप कितने झूठ बोलेंगे? आप ईडी का सम्मान नहीं करती। ईडी का कोई रेड पड़ रही है तो आप दनाते हुए वहां पहुंच जाती हैं, अधिकारियों से डिवाइस और उनके दस्तावेज छीन लेती हैं। सीबीआई के अधिकारियों का सिर फुड़वा देती हैं संदेश खाली में। राजीव कुमार के खिलाफ जब छापेमारी होती है, जो पूर्व कमिश्नर और पूर्व डीजीपी हैं, तो उनकी ढाल बन करके आप खड़ी हो जाती हैं, सड़क पर धरना देना शुरू कर देती हैं, सीबीआई के दफ्तर पर जाकर के आप हंगामे करती हैं। तो अगर आपने अपनी नियति यही बना ली है, यही आपका राजनीतिक कैरेक्टर बन गया है, जिसको आप पोर्ट्रे किए जा रही हैं, तो बड़ी खुशी की बात है अगर आपने इस्तीफा ना देने का फैसला किया है तो। 7 मई की रात्रि 12 बजे इस विधानसभा का कार्यकाल समाप्त हो रहा है। तो 7 मई की रात्रि 12 बजे तक आप चीफ मिनिस्टर बने रहने का भ्रम पाले रहिए, इस कुर्सी पर चिपके रहिए। 7 मई की रात्रि 12 बजे आप वैसे भी भूतपूर्व हो जाएंगी। एक लेकिन इज्जत की ओमकार बात। जी, अगर ममता बनर्जी रेजिग्नेशन ना दें तो क्या कॉन्स्टिट्यूशनली या फिर अदरवाइज पॉलिटिकली क्या वो है, राह निकलती है? नहीं, इनके इस्तीफे देने ना देने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, अधिसूचना जारी हो गई है नई विधानसभा की। पुरानी विधानसभा खत्म होने जा रही है 7 मई की रात्रि 12 बजे। नई विधानसभा के गठन की अधिसूचना जारी हो रही है। ठीक है, जो नए विधायक चुने गए हैं, जिनको अधिकार पत्र मिल गया है, सर्टिफिकेट मिल गया है, उसके अनुसार गतिविधि आगे शुरू होगी। ये भूतपूर्व हो जाएंगी। ये किसी सदन की सदस्य भी नहीं रही, क्योंकि नंदीग्राम की तरह शुभेंदु अधिकारी ने भवानीपुर में भी इनको हरा दिया है। तो अगर आप अब चिपके रहना चाहती हैं इस कुर्सी से, तो इसको भी उठा के अपने साथ ही ले जाओ। नई कुर्सी लगवा दी जाएगी, क्योंकि सरकार भी नहीं है तो कुर्सी भी नहीं आ जाएगी। इतने संसाधन तो होते हैं सरकार के पास। तो प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, नए सरकार की गठन की प्रक्रिया शुरू हो। बात और समझना चाहती हूँ, तो प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, कॉन्स्टिट्यूशनली कुछ कर नहीं सकती, हालांकि वो नेशनली चिपकी हुई हम समझ रहे हैं, लेकिन तो क्या यहाँ पे ये जो नैरेटिव वॉर शुरू हो गया, नैरेटिव बिल्ड करने की कोशिश की जा रही है, जैसे कि पूरा इंडी गठबंधन जो हमेशा करता है, हार के बाद अगर हार जाते हैं तो ईवीएम करो ना, और जीत जाए तो बस सब कुछ उनकी है। तो यहाँ पर जो जिस तरह से ये तृणमूल कांग्रेस का आरोप है कि भाई सिस्टम उनके खिलाफ था और एसआईआर हुई, इतने लोगों को निकाल दिया, इतने ही ऐड किए गए और ये सारा कुछ वो चला, प्रेस कॉन्फ्रेंस की उन्होंने, लेकिन बीजेपी साफ तौर से कह रही है कि भाई पब्लिक मैंडेट है, ग्राउंड रियलिटी साफ नजर आ रही है। आप क्या कहते हैं कि बंगाल में क्या हुआ है? क्योंकि ट्रेडिशनली हम ये देखते हैं कि बंगाल में करता है वो एक तरफा ही करता है। आप कैसे देख रहे हैं इस पूरी ग्राउंड रियलिटी को, जहाँ पे नैरेटिव बिल्डिंग की कोशिश की जा रही है? एसआईआर अकेले बंगाल में नहीं हुआ है, 13 राज्यों में हुआ है। सभी, और वहां तो चलो 91 लाख लोगों के नाम कटे हैं। उत्तर प्रदेश में तो 2 करोड़ से ज्यादा के नाम कटे हैं। तो उत्तर प्रदेश में तो योगी आदित्यनाथ छाती नहीं पीट रहे हैं, या बीजेपी का कोई नेता छाती नहीं पीट रहा है। अखिलेश यादव भी 2-4 प्रेस कॉन्फ्रेंस करी और उसके बाद चुप करके बैठ गए। ये ममता बनर्जी को ही क्यों आफत आ रही है? क्योंकि घुसपैठिए थे, रोहिंग्याज थे, बांग्लादेशी थे, उनके बिहाफ पर खेल कराती थी, खेला होबे, इन्हीं का दिया हुआ नारा है। तो वो जो खेला कराती थी,
वो खेला कर दिया है बंद। और जो चुनाव से पहले हिंसा हुआ करती थी, पेड़ों से लटके हुए लोगों के शव मिलते थे, कोई तालाब के किनारे पड़ा हुआ है, कोई जंगल में पड़ा हुआ है, कोई कहीं पड़ा हुआ है। चुनाव के पहले वोट पड़ने से पहले ही 25-30 लोगों की हत्याएं कर दी जाती थी। एक दहशत का वातावरण पैदा कर दिया जाता था। इनके जो लठैत होते थे, वो गलियों के मुहाने पर बैठ जाते थे कि जो बीजेपी के वोटर हैं उनको घरों से ही ना निकलने दिया जाए, दूसरे दलों के वोटरों को निकलने ही ना दिया जाए। और 10 बजे तक, 11 बजे तक ठप्पेबाजी होती थी। जो नहीं है इस दुनिया में उनके भी वोट पड़ जाते थे। तो इस बार बेसिक अंतर ये हुआ है कि चुनाव आयोग ने, मैं तो ज्ञानेश कुमार को अब तक जितने मुख्य चुनाव आयुक्त हुए हैं उनको सिरमौर मानता हूँ। टीएन सेशन वेसन की तो ऐसे ही प्रशस्ति करते हैं, लेकिन इन्होंने वो करके दिखाया जो 50 साल में पश्चिम बंगाल में नहीं हो रहा था। लोगों को भयमुक्त किया है और उनको कहा है कि आप जाइए, वोट कास्ट करके आइए, आपका बाल बांका नहीं कर सकता कोई। और वही हुआ है। ना चुनाव पूर्व हिंसा पहले फेज के मतदान से पहले हुई और ना दूसरे मतदान से पहले हुई। और जिन्होंने करने की कोशिश की उनको इतनी लंबी पूंछ लगाई है ज्ञानेश कुमार ने, उठा उठा करके 7-17 में उनको बंद किया, निषिद्ध किया। जो हथियार थे, लाइसेंसी भी गैर लाइसेंसी भी, वो सब जब्त कराए गए। बहुत बड़े पैमाने पर अर्धसैनिक बलों को तैनात किया गया। ये सुनिश्चित किया कि कोई किसी तरह की हिमाकती ना करने पाए। तो जो कभी बंगाल में नहीं हुआ वो इन्होंने करके दिखाया है कि लोग 200-200, 250-250, 300-300 की संख्या में लाइन में लग करके अपनी बारी का इंतजार कर रहे थे। ऐसा तो बंगाल में कभी नहीं हुआ। और इसीलिए 92-93% टर्न आउट हुआ है। तो सबसे बड़ी पीड़ा यही है कि हमारे रहते हुए, हमारे गुंडों के रहते हुए बंगाल में स्वतंत्र तरीके से चुनाव कैसे हो गया, हमारी गुंडागर्दी का इकबाल कैसे नीचे चला गया। तो अनंत पीड़ा है अंबर जी, आप नहीं समझेंगे, हम नहीं समझ सकते। नहीं तो समझ पा रहे हैं। दीदी को भी जितना प्रेम था वेस्ट बंगाल से, उनको लगता था कि वेस्ट बंगाल नहीं, वो तो ग्रेटर बंगाल बनाने का सपना देख रही थी। और अब अचानक से उनके हाथ से ही पूरा प्रदेश चला गया, तो अलग ही देश बनाने का ख्वाब देख रही थी, घुसपैठ और सारा कुछ चल रहा था। लेकिन अब यहाँ पर ओमकार जी, अगर बीजेपी के लिए चैलेंज देखे तो आपको क्या नजर आता है? क्योंकि बीजेपी के लिए वेस्ट बंगाल जो है एक बड़ा चैलेंज होने वाला है। यहाँ पर सबसे बड़ा चैलेंज क्या उनके लिए गवर्नेंस होगा या फिर एक्सपेक्टेशंस? क्योंकि बहुत उम्मीदें बहुत लोगों की हैं और देश भर का ध्यान वेस्ट बंगाल पे था। हालांकि 5 राज्यों में चुनाव था, लेकिन देश भर का ध्यान वेस्ट बंगाल पर। देखिए, 2017 से पहले उत्तर प्रदेश की भी कमोबेश ऐसी ही स्थिति थी। यहाँ भी अतीक से लेकर के और मुख्तार अंसारी तक और ऐसे बहुत सारे माफिया, बहुत सारे गुंडे, बदमाश और कानून व्यवस्था, कितनी अराजकता की स्थिति, कितने दंगे होते थे, कितने बवाल होते थे, अपहरण होते थे, हत्याएं होती थी। कोई 10 पैसे उत्तर प्रदेश में निवेश करने को तैयार नहीं था। आज उत्तर प्रदेश इन करीब करीब 11 सालों में कितना बदल गया है, कितना पूंजी निवेश आ रहा है, कितने उद्योग जीडीपी धंधे लग सरप्लस गए। है तो यूपी का। हाँ हाँ। तो उत्तर प्रदेश में आज कितने हाईवेज, एक्सप्रेसवेज निकल गए हैं, कितने हवाई अड्डे बन गए हैं, कितना हर तरफ विकास हो रहा है। और वो गुंडे, माफिया, मवाली और जितने भी लोग थे, कहाँ हैं वो? या तो 72 हुरों के पास पहुंच गए हैं। मैं बोल रही थी तो वो प्यारे हो गए दिल में। हाँ, हमने बोली थी। तो वो सब खत्म हो गया। तो इसलिए इच्छा शक्ति चाहिए, कानून का राज स्थापित करने के प्रति प्रतिबद्धता होनी चाहिए। जब ऐसा होता है तो फिर 3 राज्यों को बीमारू राज्य कहा जाता था एक दौर में, मध्य प्रदेश को, बिहार को और उत्तर प्रदेश को। मध्य प्रदेश तो पहली पटरी पर आ गया था, बिहार आ रहा है धीरे धीरे, उत्तर प्रदेश ऑलरेडी आ चुका है। और उत्तर प्रदेश चूंकि आबादी के लिहाज से भी बहुत बड़ा प्रदेश है,
तो एक बार नरेंद्र मोदी जी ने कहा था कि अगर उत्तर प्रदेश की हम जीडीपी सुधार लेते हैं तो नेशनल जीडीपी तो अपने आप ही सुधर जाएगी। और उन्होंने एक बात और कही थी कि जो पूर्वी हिस्सा है भारत का, वो भी अगर विकास की मुख्य धारा में शामिल कर लिया जाए, वो जो पिछड़ गया है, तो फिर 2047 का जो हमारा एक ड्रीम है कि हम विकसित राष्ट्रों की पांत में ले जाकर के भारत को खड़ा कर देंगे, फिर वो अचीव करने में ज्यादा समय लगेगा नहीं। तो अभी आप देखिए 7 सिस्टर्स जिनको हम कहते हैं, पूर्वोत्तर के 7 राज्य इंक्लूडिंग असम, वो सब भारतीय जनता पार्टी या उनके सहयोगियों के पास है। उड़ीसा में ऑलरेडी सरकार बन चुकी है भारतीय जनता पार्टी की, बस बीच में झारखंड बचा हुआ है, और अब पश्चिम बंगाल में भी उनकी सरकार बनने जा रही है। तो पूरा हिस्सा जो है पूरब का, वो अब भारतीय जनता पार्टी के पास है, यानी राष्ट्रवादी सोच की पार्टी और सरकारों के पास है। तो बड़ा आसान होता है जब आपकी इच्छा शक्ति हो, जब आपके पास विजन हो, तो जो लोगों की अभिलाषाएं हैं, अपेक्षाएं हैं, आकांक्षाएं हैं, उनको आप इजीली पूरा कर पाते हैं। पश्चिम बंगाल में भी आप डे 1 से देखिएगा, एक काम करती हुई सरकार आपको दिखाई देगी, फैसले लेते हुए दिखाई देगी। और जो लोग कुंडली मार करके बैठ गए थे विकास की गति पर, उनको भी अब हटाया जाएगा। जितने काम रुके पड़े थे, जैसे 2.5 साल के लिए उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री बने, और उन 2.5 साल में भाई साहब ने बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट के लिए महाराष्ट्र के तहत जितनी जमीन का अधिग्रहण होना था, उस पर कुंडली मार करके बैठ गए। तो 2.5 साल तक उस प्रोजेक्ट को रोके रखा। एक मेट्रो का प्रोजेक्ट था जो एक हरित पट्टी से होकर के गुजर रहा था, जिसको आरा बोलते हैं वहां पर शायद, तो वो पूरे रीजन में भूमि अधिग्रहण नहीं होने दी। जैसे ही एकनाथ शिंदे ने मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ग्रहण की, वैसे ही बुलेट ट्रेन के लिए भी जमीन का अधिग्रहण हो गया, और वो भी जहां पर मेट्रो का प्रोजेक्ट रुका हुआ था, और वो काम सिरे चढ़ रहे हैं। अब 15 अगस्त 2027 को बुलेट ट्रेन अहमदाबाद और मुंबई के बीच में दौड़ती हुई दिखाई देगी। ऐसे ही पश्चिम बंगाल में जो फेंसिंग का काम था बांग्लादेश की सीमा पर, वो केवल और केवल इसी रुका हुआ था क्योंकि ममता बनर्जी जमीन अधिग्रहण करके केंद्र सरकार को और बीएसएफ को दे नहीं रही थी, केंद्रीय बलों को दे नहीं रही थी, और घुसपैठ होती जा रही थी, क्योंकि घुसपैठिए इनको सूट करते हैं और इनकी सरकारें बनाने में मदद करते रहे हैं। उनको आधार कार्ड भी, उनको मतदाता पहचान पत्र भी, उनको घर भी, उनको रोजगार भी, सारे काम तो कर रही थी ये बड़े समर्पित भाव से। तो अब जो है वो अमित शाह ने कह भी दिया है ना कि हमारी टॉप प्रायोरिटी क्या होगी, घुसपैठियों की पहचान करना, उनको गिरफ्तार करना, उनको डिपोर्ट करने की कानूनी कार्रवाई करना। तो ये एक बड़ी समस्या है, असम की भी रही है, यहाँ की भी रही है। तो ये सरकार एक्चुअल में अब वो करेगी जो पिछली 50 साल की सरकारों को करना चाहिए था। सांस्कृतिक रूप से कितना समृद्ध प्रदेश है ये, जिसको एक तरीके से कट्टरपंथियों, मुल्लाओं और घुसपैठियों के हवाले कर दिया गया था। उनकी नियति बन गई थी ममता बनर्जी की कि इनको तुष्ट करते रहो, इनको खुश करते रहो, वरना बजट में आप मदरसों के लिए और उनकी जो दूसरी संस्थाएं हैं उसके लिए 5,700 करोड़ रुपए की व्यवस्था ना करती, और बाकी की एजुकेशन वगैरह के लिए केवल 2,700 करोड़ ना देते। तो ये सारी चीजें अब सुधरेंगी। जिस तरह उत्तर प्रदेश में जमकर के बुलडोजर चला है, सरकारी जमीनों को कब्जों से मुक्त कराया गया है, उसी तरीके से हम अब पश्चिम बंगाल में भी देखेंगे। जी, लेकिन टीएमसी का क्या आपको लग रहा है, अब क्या हवाला होने वाला है? क्या टीएमसी जो है कमबैक स्ट्रेटेजी पर काम करने वाली है, या फिर वही कन्फ्रंटेशन का रास्ता अपनाएगी और प्लेइंग गेम खेलती रहेगी? 1977 में जब वामपंथियों की सरकार बनी थी पहली बार और कांग्रेस की सरकार गई थी, तो सिद्धार्थ शंकर रे उस डिफीट के बाद किसी को दिखाई नहीं दिए। उसके बाद ज्योति बसु की लंबी पारी रही, फिर बुद्धदेव भट्टाचार्य आ गए शायद 2000 में, हाँ 2000 में।
तो 2011 में ममता बनर्जी ने उनका भी तख्ता पलट दिया। तो मैं तो 2011 की उस तारीख को बहुत अच्छे तरीके से इसलिए भी याद रखता हूँ क्योंकि मैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश को बिलोंग करता हूँ और दैनिक जागरण में रहते हुए मैंने किसान आंदोलन कवर किया था महेंद्र सिंह टिकैत का। और जिस दिन ममता बनर्जी मुख्यमंत्री चुनी गई उसी दिन महेंद्र सिंह टिकैत की डेथ भी हुई थी। तो मुझे उस दिन मैं माउंट आबू में था, ब्रह्म कुमारीज के यहाँ एक लेक्चर था मेरा। तो मुझे 2 आर्टिकल लिखने पड़े थे, एक महेंद्र सिंह टिकैत की ऑबिचुरी का और एक ममता बनर्जी के चुने जाने का। और मैं बड़ा खुश था। उस आर्टिकल में मैंने भूरी भूरी प्रशंसा की थी इनकी, जैसे कभी हम अरविंद केजरीवाल की प्रशंसा किया करते थे कि बड़ा परिवर्तन होने वाला है। तो ऐसे ही बंगाल में हमने कहा कि चलो इन वामपंथियों के शासन का आतताई और आतंकित करने वाले शासन का अंत हो गया। अब ममता दीदी आ गई हैं। माँ माटी मानुस का नारा देकर के आई थी, लेकिन उसके बाद मटन मछली और मीट पर आ गई, मुर्गे पर मीट पर आ गई। तो ये इनका राजनीतिक हश्र हुआ है। तो वो हमने और पूरे देश ने देखा है। तो वहां पर ईश्वर से दुआ है, प्रार्थना है कि सब अच्छा रहे। और जो एक गाना था ना नया दौर में, दुख भरे दिन बीते रे भैया अब सुख आयो रे, तो वैसा ही कुछ हमें देखने को मिले और बंगाल की जनता को भी देखने को मिले। और ओंकार जी 77 के बाद अब पहली बार, क्योंकि अब ऐसा लग रहा है कि पहली बार कोई वामपंथी सीएम नहीं रहेगा वेस्ट बंगाल में। हाँ सही है। बनर्जी का भी मानसिकता तो इनकी भी वही थी ना कि विरोधियों को इतना दबा के रखो, इतना कुचल दो, इतना दमित कर दो, और जो आपके खिलाफ जबान खोले उसका तो घर ही तबाह कर दो, दुकान लुटवा दो, उनकी माँ बहन बेटियों की असमत पे हाथ डलवा दो, गुंडागर्दी करवा दो। वरना संदेश खोली जैसे और आरजी कर मेडिकल कॉलेज जैसे वारदातें थोड़ा होती पश्चिम बंगाल में। किसकी हिम्मत थी, एक महिला मुख्यमंत्री बैठी हुई थी और तब इस तरह की वारदातें हुई हैं। गुंडों को खुली छूट थी ना खेलने की, तांडव करने की। तो अब कम से कम बीजेपी का तो ऐसा इतिहास नहीं है किसी प्रदेश में कि बदले की भावना में इतनी पगला गई हो बीजेपी के किसी को ऐਵੇਂ ही उठा करके अंदर डाल दिया हो या दहशत का वातावरण पैदा कर दिया हो। लेकिन ओंकार जी, आप जो वेस्ट बंगाल में नतीजे आए हैं, इससे क्या जो नेशनल पॉलिटिक्स है उसके लिए कोई टर्निंग पॉइंट सेट हो सकता है? क्या प्रभाव हमें राष्ट्रीय राजनीति पर इसका नजर आता है? देखिए, हर राज्य के परिणाम का कुछ ना कुछ प्रभाव होता है। जैसे 2024 में लोकसभा चुनाव में एक टीस थी मोदी जी की आंखों में जब वो भाजपा मुख्यालय गए थे। एक सूनापन था, गिला शिकवा था, लेकिन वो वाणी पे नहीं आया, जिह्वा पे नहीं आया। उन्होंने वो शिकायत नहीं की पब्लिक से, लेकिन पब्लिक ने वो चीजें पढ़ ली थी। तो उसके बाद आप देखिए क्या हुआ है। हरियाणा में बीजेपी, महाराष्ट्र में बीजेपी, दिल्ली में बीजेपी, बिहार में बीजेपी और अब पश्चिम बंगाल में बीजेपी। और बंगाल में जिसको अभेद्य किला मान लिया गया था, एक रहस्यमय किला मान लिया गया था कि पता नहीं इसको फतेह कर पाएगी नहीं कर पाएगी बीजेपी, तमाम तरह के लेकिन किंतु परंतु थे इसको लेकर के, आशंकाएं थी, संदेह थे। तो वो संदेह के बादल तो छट चुके हैं। अब सरकार शपथ ग्रहण करने जा रही है 9 तारीख को संभवतः जी। तो अब इसके बाद मैंने आज सुबह ट्वीट किया था, नेक्स्ट पंजाब। तो वो पंजाब की तरफ देखेंगे बीजेपी के टॉप लीडरशिप। अब तो पंजाबी बचा और बहुत जरूरी है, क्योंकि बॉर्डरिंग स्टेट्स होने चाहिए बीजेपी की बात एटलीस्ट, और बहुत जरूरी है राष्ट्रीय, अगर हम सुरक्षा के हम अगर नजरिए से भी बात करते हैं। तो बंगाल में ये हो सकता है तो पंजाब में भी हो सकता है। पंजाब में तो बहुत राष्ट्रवादी हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये कह सकते हैं क्या ओंकार जी के अब हम यहाँ से सिर्फ सरकार नहीं बल्कि पूरा जो राजनीति है उसका डायरेक्शन शिफ्ट हो चुका है और वो होता हुआ नजर आ रहा है? मैं गंभीर बात कहना चाहता हूँ अंबर जी आखिर में, ये बात केवल एक राज्य को जीतने की या ममता बनर्जी को हराने की या नवीन पटनायक को हराने की या अरविंद केजरीवाल को दिल्ली में हराने की नहीं है।
ये बात है कि राष्ट्र का निर्माण अगर हमें करना है तो जो ताकतें इस राष्ट्र निर्माण के यज्ञ में हड्डियां डाल रहे हैं, बाधक बनते हैं बार बार, पार्लियामेंट नहीं चलने देंगे, विधायी कार्य नहीं होने देंगे, आप कभी पेगासस का मुद्दा लेंगे, कभी बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री, कभी हिंडनबर्ग, कभी आप मणिपुर लेंगे, कभी आप किसी मुद्दे को ले आएंगे, कभी आप किसी मुद्दे को ले आएंगे। देश का जो सर्वोच्च लोकतंत्र का मंदिर माना जाता है संसद को, 10-10, 15-15 दिन तक आप उसको रोक करके रखेंगे। तो ऐसी जो आसुरी ताकतें हैं, अल्टीमेटली उनको खत्म करने का जिम्मा केवल एक पॉलिटिकल पार्टी का या जमात का नहीं है। ये काम नरेंद्र मोदी, अमित शाह का नहीं है। ये काम कोटि-कोटि भारतीयों का है। जिस भारत को कभी अब से कई साल पहले बुलंदी पर होना चाहिए था, एक विकसित राष्ट्र के रूप में इमर्ज कर जाना चाहिए था। आप नक्सलवाद को बढ़ावा दे करके, आतंकवादियों को बढ़ावा दे करके, अलगाववादियों को बढ़ावा दे करके, जो समाज विरोधी ताकतें हैं, गुंडे हैं, माफिया हैं, बदमाश हैं, उनको बढ़ावा दे करके, संरक्षण दे करके आप राष्ट्र के निर्माण में बाधा ही पैदा कर रहे हैं ना। इस तरह की ताकतों को अगर आप बढ़ावा दे रहे हैं, वरना एक बात बताइए, ये मुख्तार अंसारी पंजाब की जेल में राजाओं जैसी जिंदगी कैसे जी रहा था? क्योंकि हामिद अंसारी का भतीजा है। हामिद अंसारी कांग्रेस को बिलोंग करते थे, 2 बार के उपराष्ट्रपति थे, तो जो उन्होंने कहा कांग्रेस सरकार ने वैसा ही किया, उनको दामाद बना करके रखा जेल में। एक बड़ा सा तालाब खुदवा दिया जेल के भीतर, उसमें मछलियां छोड़ दी गई कि रात्रि में 9 बजे भी मुख्तार अंसारी की ये तबीयत करे कि ताजा मछली बननी चाहिए तो तालाब से पकड़ो, बनाओ और उनको खिलाओ। प्रशासनिक अधिकारी जाकर के बैडमिंटन कोर्ट में उनके साथ बैडमिंटन खेलते थे। अतीक, उसको भी गुजरात की अहमदाबाद जेल में जो है वो भेज दिया गया ताकि योगी जी के खौफ से बचे रहें। तो योगी जी ने यही काम किया, सबसे पहले दोनों के कॉलर पकड़ करके एक को पंजाब से घसीटते हुए मंगाया, एक को गुजरात से घसीटते हुए मंगाया। और कहाँ हैं आजकल ये दोनों? अल्लाह की खिदमत में है। तो ये इच्छा शक्ति होनी चाहिए कि आपको किस तरह के काम करने हैं। अगर इच्छा शक्ति है, डेडिकेशन है, तो फिर कर सकते हैं। बिल्कुल। और यहाँ से अब दीदी ये रिजाइन करना ना करना ये तो एक अलग ही बात है, एक प्रोसीजरल बात हो गई। लेकिन अब ये तो क्लियर हो गया है कि भाई वेस्ट बंगाल में जो नतीजे आए हैं उससे पूरे ही देश की राजनीति की जो दशा है और दिशा वो पूरी तरह से बदलने वाली है। और बहुत जरूरी ये वेस्ट बंगाल का चुनाव रहा और ममता दीदी के ऊपर कलेजे में काफी असर भी हुआ है। और उनके सपोर्टर जो है वो सब भी आउटराइटली, मतलब एकदम ऐसा विधवा विलाप चल रहा है कि ना पूछिए। हर तरफ से भी ऐसा लग रहा है कि कोई जबरदस्ती आकर बैठ गया और उनका घर किसी ने लूट लिया। अब वो बात अलग है कि संविधान की बात करने वाले जो जनता का मत है, जनादेश है, उसका सम्मान नहीं कर रहे हैं। लेकिन ये तो आदत है, पुरानी आदत है। अब जनादेश का सम्मान तो कभी नहीं करते क्योंकि उनको लगता है कि जनता नहीं, उनकी बकौती है। बकौती कब तक चलेगी? आज एंड हो चुका है और सही माने में आज हम देश को आगे बढ़ते हुए हम देख पाएंगे। ओमकार जी, बहुत बहुत आपका धन्यवाद इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए। नमस्कार, जय हिंद, जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद।